सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो इकोनॉमी है उसका सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि RAS है, SI है, UPSC है, तो सभी में ये इकोनॉमी जो है आपके हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम देखेंगे रेपो रेट। यहाँ तक मैंने रेपो रेट से पहले तक मैंने पढ़ा दिया था। अब हम देखेंगे रेपो रेट क्या होती है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ये जो है जैसे कि बैंक क्वांटिटिव मेजर्स जो हैं वो पढ़ा रही थी मैं। इकोनॉमी के क्वांटिटिव मेजर्स कौन कौन से हैं, तो बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये मैंने सभी बताए थे आपको कि ये क्वांटिटेटिव के इकोनॉमी के ये मेज़र्स हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेज़र्स क्या क्या हैं, तो ये आप बता सकते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो ये सब इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसी तरह के आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेपो रेट। यहाँ पे आएंगे हम। रेपो रेट क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर RBI को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाती है। क्या होती है? वह ब्याज दर जिस पर RBI जो है बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, कुछ समय के लिए ऋण जो है उपलब्ध करवाती है। रेपो बाज़ार के तहत बैंक RBI से कम 5 करोड़ रुपए ले सकता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन RBI के पास जमा कराते हैं। बैंक जो है अपना खुद का ही धन RBI के पास जमा कराते हैं। जैसे कि कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो RBI के पास वो कुछ बैलेंस जो है भेज देते हैं, तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब है कि MSF, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना। तो आप इसी से सब कुछ समझ सकते हैं। MSF रेट क्या है? ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सुविधा RBI में 2011 में आरंभ की गई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सुविधा केवल मुंबई में उपलब्ध है। इस सुविधा के तहत RBI बैंकों को एक दिन या एक रात के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है MSF के तहत, और बैंकों को कम से कम 1 करोड़ का ऋण जो है लेना होता है। इसमें अधिक यह 1 करोड़ के गुणक में हो सकता है। इससे अधिक जो है ये 1 करोड़ के गुणक में हो सकता है। ये अधिनियम अधिकतम बैंक की कुल जमाओं, मांग जमा व अवधि जमा का 1% हो सकता है। ये जो है अधिकतम कितना हो सकता है? बैंक की कुल जमाओं, मांग जमा या अवधि जमा का 1% हो सकता है। इसे पेनल रेट भी कहते हैं। MSF को क्या बोलते हैं? पेनल रेट भी कहते हैं। ये रेपो रेट से अधिक होती है और 0.25% अधिक होती है ये रेपो रेट से। और MSF की सुविधा में बैंक SLR के तहत रखी गई है। ठीक है। MSF की सुविधा में बैंक SLR के तहत रखी गई है। प्रतिभूतियों का प्रयोग कर सकती है, जबकि रेपो रेट में इन प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर सकती। रेपो रेट में इन प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर सकती और MSF में इन प्रतिभूतियों का प्रयोग कर सकती है। ओपन मार्केट सिस्टम क्या होता है? बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए ये RBI का अतिरिक्त उपकरण है। किसको नियंत्रित करने के लिए? तरलता को, बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए। इसके तहत RBI प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है। यदि बाजार में तरलता अधिक है तो RBI प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरलता अधिक है तो RBI क्या करेगा? बिक्री करेगा या ख़रीदारी करेगा? तो बाज़ार में तरलता अधिक है तो RBI क्या करेगा? प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। यदि बाज़ार में तरलता कम है या डिफ्लेशन की स्थिति है तो RBI क्या करेगा? प्रतिभूतियों को खरीदता है। इसी तरह के क्वेश्चंस, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप बस इनको रट्टा मार लीजिए बस, है ना। तो रेपो बाज़ार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है, जबकि खुले बाज़ार की क्रिया में प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है। यह रेपो बाज़ार की तुलना में एक दीर्घकालिक उपाय है, क्योंकि रेपो बाज़ार में प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है, जबकि इसमें प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो उसे नियंत्रित करने के लिए RBI क्या करेगा? बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट को बढ़ाता है। किसमें? यदि मुद्रा
मुद्रास्फीति की स्थिति है तो उसे नियंत्रित करने के लिए ये इन सारी चीज़ों को आरबीआई बढ़ाएगा। और यदि बाज़ार में मंदी यानी कि अवस्थिति है तो आरबीआई करेगा बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट को क्या करेगा, कम करेगा। मंदी में कम करेगा और मुद्रास्फीति में आरबीआई क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपको ये याद रखना है बस। अब है क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसके तहत मार्जिन मनी को कम या ज़्यादा किया जाता है। यदि मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो उसे नियंत्रित करने के लिए मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाता है। यदि मंदी की स्थिति है तो मार्जिन मनी को कम किया जाता है। मुद्रास्फीति में क्या किया जाता है, मार्जिन मनी को बढ़ा दिया जाता है और मंदी में मार्जिन मनी को कम किया जाता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख विनिमय। जी हाँ, तो अभी हम बात करें कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता साख विनियमन। ये होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसके तहत डाउन पेमेंट की राशि को कम या ज़्यादा किया जाता है। किसको कम या ज़्यादा किया जाता है, डाउन पेमेंट की राशि को। अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में डाउन पेमेंट की राशि को बढ़ाया जाता है। जब मुद्रा भी उच्च है तो डाउन पेमेंट की राशि को भी बढ़ाया जाएगा, और मंदी की स्थिति है तो डाउन पेमेंट की राशि को भी कम किया जाता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसमें आता है बैंक, और इसमें बैंक में आते हैं कंज्यूमर और एक होता है इन्वेस्टर। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, और डिमांड कहाँ पे सप्लाई होती है, मार्केट में सप्लाई होती है। और इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करेगा तो क्या आएगा, प्रोडक्शन आएगा। प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, फिर सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में उपभोक्ता को ऋण कम दिया जाता है। पूछा जाए उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में उपभोक्ता को ऋण कितना दिया जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा या कम, तो कम दिया जाएगा। तथा निवेशकों की अधिक ऋण दिया जाता है, और निवेशकों को कितना ऋण दिया जाता है, अधिक, और उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाता है कम उच्च मुद्रास्फीति में। और आर्थिक मंदी जो होती है उस स्थिति में उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाता है, उपभोक्ताओं को अधिक ऋण दिया जाता है और निवेशकों को कम ऋण दिया जाता है। आर्थिक मंदी की स्थिति में निवेशकों को कम और उपभोक्ताओं को ज़्यादा। अब है मोरल सॉलेज। ठीक है, इसमें आएगा आरबीआई बैंकों पर। अब मैं इसको बता देती हूँ, ये है मोरल सुएशन, SUASION, मोरल सुएशन। इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंकों पर नैतिक दबाव उत्पन्न करती है। मुद्रास्फीति के समय ऋण कम देने का दबाव बनाया जाता है, जबकि मंदी की स्थिति में बैंकों पर अधिक ऋण देने का दबाव बनाया जाता है। मुद्रास्फीति के समय कम ऋण और मंदी के समय अधिक ऋण देने का दबाव बनाया जाता है। अब आता है डायरेक्ट एक्शन। इसमें आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है तथा जो बैंक निर्देश का पालन नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही करता है। इसी को डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि सभी बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% और 18% कृषि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 22% अन्य यानी कि होम लोन्स, ST/SC, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ प्रायोरिटी सेक्टर में देना आवश्यक है। प्राथमिक ऋण में निम्न राशि को शामिल किया जाता है, और ये है जैसे कि कृषि हो गया, ये प्राथमिक ही है। छोटे व सीमांत किसान यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लघु व सूक्ष्म उद्योग, SC व ST, हाउस लोन्स यानी कि आवास ऋण, महानगरों में 35 लाख के ऋण और अन्य शहरों में 25 लाख के ऋण। शिक्षा ऋण, इसमें आता है भारत में 10 लाख, विदेश में 20 लाख, और 7वां आता है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, और 8वां आता है NBFC-MFI यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइनस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये 22% अन्य में दे सकते हैं। अब आएगा PSL
सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? PSL सर्टिफिकेट। 2016 में RBI ने बैंकों को PSL सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति दी है। जो बैंक प्राथमिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य से अधिक ऋण देते हैं वे PSL सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, और वे बैंक जो अपने PSL लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे इन PSL सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं और ख़रीद कर अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। PSL सर्टिफिकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट फॉर एग्रीकल्चर। PSL सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है एग्रीकल्चर के लिए, और ये मार्जिनल फार्मर्स के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रियल के लिए एंड जनरल के लिए। ये 4 होते हैं, एग्रीकल्चर, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ और जनरल के लिए। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो यानी कि CAR, ये क्या होता है? इसमें सभी बैंकों को जोखिम युक्त परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत तक अपनी पूंजी को बनाए रखना होता है। सभी बैंकों को क्या होता है? इसमें सभी बैंकों को जोखिम युक्त परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत तक अपनी पूंजी को बनाए रखना होता है। यह लगभग 9 से 10% के आसपास होती है। CAR का कॉन्सेप्ट बेसल मानकों से लिया गया है। CAR का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? बेसल मानकों से लिया गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय बेसल यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है, और यह केंद्रीय बैंकों का संगठन है। RBI इसका सदस्य 1996 ईस्वी में बना। ये बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है। बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए नीतियाँ व नियम बनाता है जो कि बेसल मानकों के नाम से जाने जाते हैं। अभी तक बेसल फर्स्ट 1998 ईस्वी में, और बेसल सेकंड 2004 ईस्वी में, बेसल थर्ड 2010 या 10 से 11 ईस्वी में जारी किए गए हैं। भारत में वर्तमान में बेसल थर्ड मानक लागू किए जा रहे हैं। ये 2013 से 2019 के बीच लागू किए जा रहे हैं। अब आते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? रोज़मर्रा के लेन देन के दौरान कुछ बैंकों के पास पैसा की कमी हो जाती है, वहीं कुछ अन्य बैंकों के पास अधिक अतिरिक्त धन होता है। इस स्थिति में बैंक के बीच जो लेन देन होता है उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। लेन देन की सारी शर्तें फ़ोन कॉल पर निर्धारित होती हैं, इसलिए इन्हें कॉल मनी मार्केट कहते हैं। इनकी ब्याज दर कॉल रेट कहलाती है। कॉल रेट को रेफरेंस रेट भी कहते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक कॉल रेट को ध्यान में रखकर अपनी मौद्रिक नीति बनाती है। कॉल रेट में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं। इसमें अधिकतम 14 दिनों के लिए धन लिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 1 दिन के लिए ही धन लिया जाता है। लंदन में दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है। इसकी कॉल रेट LIBOR कहलाती है। LIBOR की फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। भारत का कॉल मनी मार्केट मुंबई है। इसकी कॉल रेट MIBOR कहलाती है, और इसकी फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। और लंदन का है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, LIBOR। उर्जित पटेल कमेटी, ये 2014 में आई। इसका गठन दिसंबर 2013 में हुआ। इसने 2014 में अपनी निम्न रिकमेंडेशंस हैं वो दी। RBI का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। RBI को अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। GDP में ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज़ ETC, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए RBI को। WPI के स्थान पर CPI का मुख्य सूचकांक बनाया जाना चाहिए। टारगेट इन्फ्लेशन 4% होनी चाहिए, ये ±2% हो सकती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिनों की बजाय 60 दिन के अंतराल से की जानी चाहिए। मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति में 5 सदस्य होने चाहिए, 3 RBI के सदस्य प्लस 2 भारत सरकार के प्रतिनिधि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। सरकार का खर्चा, जनता की आमदनी।
सरकार को लोक कल्याणकारी कार्यों में कटौती यानी कि नियंत्रित करनी चाहिए। मनरेगा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एक्सेट्रा। सरकार को FRBM एक्ट 2003 के लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति, संसदीय अधिनियम के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। गठन 2016 में हुआ। इसमें 6 सदस्य हैं। 3 सदस्य RBI, गवर्नर, चेयरमैन प्लस उप गवर्नर प्लस कार्यकारी निदेशक प्लस 3 सरकार के प्रतिनिधि जो लाभ के पद पर न हों। ये समिति निर्णय बहुमत से लेती है। यदि बराबर मतदान हो तो गवर्नर निर्णायक मत दे सकता है। गवर्नर के पास वीटो नहीं होगा। समिति की कार्यवाही में पूर्णतः पारदर्शिता होती है। 2 माह में कम से कम एक बार समिति की बैठक होनी आवश्यक है। मौद्रिक नीति की समीक्षा 2 माह से की जाती है या 2 माह के अंतराल में भी की जाती है। टारगेटिंग इन्फ्लेशन 4% है जो कि ±2% हो सकती है। यदि लगातार 9 माह तक मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती है तो समिति को स्पष्टीकरण देना होगा क्यों नहीं हुई, कब तक होगी, कैसे होगी। कर पूर्ति के लिए 4 सदस्य होने चाहिए। क्वोरम के लिए 4 सदस्य होने चाहिए। नरसिम्हा समिति फर्स्ट 1991 में आई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विदेशी बैंकों को भी भारत में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विदेशी बैंकों तथा घरेलू बैंकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। CRR व SLR को कम किया जाना चाहिए। CRR 13% पहले था और SLR 38% है अब। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में सरकारी हिस्सेदारियों को 51% किया जाना चाहिए। भारत में 3 स्तर के बैंक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। डेब्ट रिकवरिंग ट्रिब्यूनल की स्थापना किए जानी चाहिए और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC की स्थापना भी की जानी चाहिए। नरसिंहम समिति सेकंड में क्या क्या चीज़ें आई, ये सब आई। ये 1980 ईस्वी में आया। बैंकों को आपसी विलय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये बताया नरसिंह समिति में। और कमज़ोर बैंकों का विलय मजबूत सशक्त बैंकों में नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें नैरो बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नैरो बैंक क्या होता है? वे बैंक जो केवल सुरक्षित क्षेत्रों में ऋण देते हैं, जोखिम वाले क्षेत्रों में नहीं देते। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करके 33% की जानी चाहिए। बैंकों को और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। बेसल मानकों को अपनाया जाना चाहिए। NBFC को RBI के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। बैंकों की कंप्यूटराइजेशन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? ये 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई। 28 अगस्त 2014 को यह घोषणा लागू की गई। पहले सप्ताह में 1 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन। इसमें 10 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के बैंक खाते खोले जाते हैं। इस बैंक खाते को खोलने के लिए कोई भी एक ID प्रूफ पर्याप्त है। यदि एक भी परिचय पत्र नहीं है तो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर भी यह खाता खोला जा सकता है। यदि KYC नियम पूरे नहीं होते तो इस स्थिति में खाते में अधिकतम 50,000 रुपये का विनिमय किया जा सकता है। अब तक 30 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। 26 जनवरी 2015 से पहले जिन लोगों ने यह खाता खुलवाया है उन्हें 30,000 रुपये के जीवन बीमा सुविधा प्रदान की गई है। सभी खाता धारकों को 1 लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि 30 दिन
दिन में कम से कम एक बार किसी प्रकार का विनिमय होना चाहिए। इसमें रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। खाता धारकों को 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा सकती है। 6 महीने बाद बैंक द्वारा इसमें मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। स्लोगन मेरा खाता भाग्य विधाता। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अधिकतम 50,000 रुपये तक की जमाएँ ले सकते हैं। ये नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाते। ये प्रति विनिमय पर 0.5% शुल्क ले सकते हैं। ये KYC नियमों का पालन करते हैं। ये CRR और SLR को मेंटेन नहीं करते। अतः नचिकेता मोर समिति ने इनकी आलोचना की तथा इनके स्थान पर पेमेंट बैंक स्थापित करने की अनुशंसा की। एयरटेल मनी, M-Pesa पेमेंट बैंक, स्थापना इसकी 2015 में हुई। आवश्यकता इसकी पूंजी यानी कि 100 करोड़ में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40% होनी चाहिए, जो कि अगले 12 वर्ष में 26% तक हो सकती है। उद्देश्य वित्तीय समावेशन, ये ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाता है। यह अधिकतम 1 लाख तक की जमाएं स्वीकार कर सकता है। यह डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाता है। यह नगद निकासी का सुविधा उपलब्ध करवाता है। यह ऋण नहीं देता, अतः यह क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं करवाता। ये CRR और SLR के नियमों का पालन करते हैं। ये 40% CRR देते हैं, शेष राशि का 75% SLR के रूप में रखते हैं तथा शेष 25% बैंक खातों में जमा कराना होता है। स्मॉल बैंक, स्थापना 2015 में हुई। आवश्यक पूंजी की 100 करोड़, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40%, जो अगले 12 वर्ष में 26% तक हो सकती है। उद्देश्य इसका वित्तीय समावेशन, ये छोटे ऋण उपलब्ध कराता है जैसे लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, किसान ETC। इसे 75% ऋण प्रायोरिटी सेक्टर में लेन देन होते हैं। PSL, इसमें 50% ऋण छोटे ऋण के रूप में देने होते हैं। छोटा ऋण 25 लाख तक है। ये कितनी भी जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। CRR तथा SLR नियमों का पालन करते हैं। RBI बैंकों के माध्यम से मनी सप्लाई करता है। इस बैंक 4 प्रकार के खातों की सुविधा उपलब्ध करवाता है: करंट, सेविंग, रिकरिंग और फिक्स्ड। करंट डिपॉजिट अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। अब M1 जनता के पास नगद है, प्लस बैंक के पास मांग जमा, प्लस RBI की अन्य जमाएं।